आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक। आदि मानव जो है शुरुआत में क्या करता था? शिकारी था और भोजन संग्राहक था। वनों से फल फूल कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करता था। लेकिन समय के साथ बच्चों उसने भी क्या है, खेती करना शुरू कर दिया और घर बसाकर रहना शुरू कर दिया। और जब खेती करना शुरू कर दिया तो उसे क्या है, फसलों के बारे में भी जानकारी हुई कि अलग अलग जगह पे जो है कौन सी फसलें उगानी है और किस फसल के लिए किस जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। किसान क्या है, विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। और इसी तरह क्या है, पशुओं को भी अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। ये नहीं है कि हर पशु हर जगह हर जलवायु में सेट हो जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे गर्म जलवायु के पशु अलग होते हैं और सर्द जलवायु के पशु अलग होते हैं। सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजता पूर्वक जीवित रह सकते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत तो दुनिया की जलवायु क्या है, बदलती रही है। उसी के साथ क्या है, वनस्पति और पशु भी क्या है, बदलते रहे हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग वनस्पतियां पाई जाती हैं। आदि मानव ने क्या है, शुरुआत कैसे की कृषि करने की, पशु पालने की? जैसे उसने देखा होगा, उसका ध्यान गया होगा कि कैसे जो है कौन सी वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं और गिरे बीजों का अंकुरण कैसे होता है, फिर उनसे पौधे कैसे निकलते हैं और फिर पौधों की देखभाल से कैसे उनमें अच्छी फसल होती है और कैसे चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की जाती है। तो ये सारी बातें एकदम से उसने नहीं सीखी होगी बच्चों। समय के साथ साथ वह क्या है, इन सारी बातों को उसने ध्यान किया होगा और धीरे धीरे वह कृषक बन गया होगा। पशुपालन में क्या है बच्चों, उसने सबसे पहले किसको पालतू बनाया होगा? तो वह था बच्चों कुत्ता, जिसको सबसे पहले पालतू बनाया गया। अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि कुत्ते को ही क्यों पालतू बनाया गया? क्यों बनाया गया बच्चों? क्योंकि हमें पता है कि कुत्ता क्या है, एक वफादार पशु है और चौकन्ना पशु है। जैसे ही हमारे घरों के हमने अगर कुत्ता पाल रखा है तो हम देखते हैं अगर कोई अजनबी आता है तो कुत्ता क्या है, भौं भौं करने लग जाता है। तो हम क्या है, चेत जाते हैं कि कोई आ रहा है। तो आदि मानव ने भी देखा होगा कुत्ते के व्यवहार को कि अगर कोई अजनबी आता है, कोई जंगली जानवर आता है तो वह क्या है, भौं भौं करके अपनी आवाज़ से हमें चेता देता है। तो शायद आदि मानव ने भी शुरुआत में कुत्ते को उसकी इसी खूबी के कारण पाला होगा। शुरू में उसने कैसे पालतू बनाया होगा? उसने क्या है, अपने घर के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे होंगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। तो किसको पालतू बनाया होगा उसने? झुंडों में रहने वाले जानवरों को और ज्यादातर घास खाने वाले जानवरों को। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे और उनमें जो खूबियाँ थी, दूध वो देते थे या अन्य कोई बोझा ढोने के काम आते थे, वो धीरे धीरे उन खूबियों के बारे में आदि मानव को पता चल गया होगा और एक एक करके इन पशुओं को पालना शुरू कर दिया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों बसने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से अलग होते हैं। इसकी वजह है बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल हो और अनाज के पके दानों के भार को वो संभाल सके। तो ऐसे पौधों के बीज को
संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है, तो कौन से जानवर पाले उसने? जो अहिंसक थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। क्यों होते हैं छोटे? क्योंकि वो हिंसक नहीं होते, और जो हिंसक होते हैं उनके दांत जो है वो पैने मिलेंगे और बड़े मिलेंगे। इसी तरह उनके सींग भी क्या है, जो जंगली जानवर होते हैं उनके सींग बड़े मिलते हैं, और जो पालतू जानवर होते हैं उनके सींग छोटे मिलते हैं। तो यहाँ पे ये चित्र में दिखाए गए हैं दांत। ये जो दांत है ये क्या है बच्चों? पालतू जानवर का है, और ये जो दांत है ये किसी जंगली जानवर का दांत है। तो इसमें क्या है आपको बताना है, इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू जानवर का है। तो देखो बच्चों, इसमें ये पैना है, नुकीला है, तो ये जंगली जानवर का है, और ये जो कम पैना है, कम नुकीला है, तो ये किसका है? पालतू जानवर का दांत है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, और यह कब चली? यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि बसने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 12,000 साल पहले। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। अब कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है बच्चों कि सबसे पहले कौन सी फसल उपजाई गई? तो कौन सी फसल उपजाई गई? गेहूं और जौ दोनों ऑप्शन में होते हैं, अलग अलग ऑप्शन में होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जौ उगाई थी। इस जौ के साक्ष्य मिले हैं कि सबसे पहले जौ की खेती की गई। अब कृषि करने के साथ ही क्या है, आदि मानव की नवीन जीवन शैली की शुरुआत हो चुकी थी। और कब आदि मानव ने घर बनाकर रहना शुरू किया? बसने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? 12,000 साल पहले। या खेती करने के साथ और पशु पालने के साथ ही उसकी बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो खेती करने के साथ या पशु पालने के साथ उसकी बसने की प्रक्रिया क्यों हुई बच्चों? यहाँ पे प्रश्न उठता है। तो बच्चों, कृषि और पशुओं की देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। जैसे कृषि में बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम थे। और यह काम क्या है, एक लंबी प्रक्रिया में पूरे होते हैं। यह नहीं कि एक दिन में या 2 दिन में या 10 दिन में पूरे हो जाए। इन कामों में क्या है बच्चों, समय लगता है। पौधों के बीज पकने में 3-4 महीने लगते हैं, और कुछ में 6, और कई तो जो है इससे भी ज़्यादा समय लेते हैं। और फिर उसकी कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अब उसने कटाई कर ली, फिर अपने भोजन के लिए संरक्षित रखने के लिए उसे उसके भंडारण की भी आवश्यकता पड़ी। और जब उसे भंडारण की बात सोची तो उसे क्या है, भंडारण के लिए क्या बनाए? बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। तो क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? तो बताओ बच्चों। तो बच्चों, मुझे नहीं लगता कि शिकारी या भोजन संग्राहक को किन्हीं बर्तनों की ज़रूरत होती होगी, क्योंकि बच्चों जो शिकारी या भोजन संग्राहक थे वह तो अपना भोजन क्या है, इकट्ठा किया और खा लेते थे तुरंत। उनको भंडारण की ज़रूरत नहीं थी। जब उस इलाके में अगर उनका भोजन ख़त्म हो गया, कंद मूल फल जो वो इकट्ठा करता था वो ख़त्म हो जाते थे, तो वो अपना स्थान बदल लेते थे, और जहाँ पर ये चीज़ें उन्हें उपलब्ध होती थी वहाँ पर वो चले जाते थे। तो इस तरह से उसने स्थायी जीवन नहीं जिया था, बस कर रहना उसने शुरू नहीं किया था। तो उस समय में उसके पास कोई बर्तन नहीं रहे होंगे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब ये बात तुम्हें
अजीब लग रही होगी कि चलते फिरते खाद्य भंडार कैसे है। तो बच्चों तुम्हें पता ही है कि जानवरों से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। और दूध क्या है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। और दूध हर रोज मिलता है हमें जानवरों से। जिन जानवरों से हमें हर रोज दूध मिलता है उनका दूध क्या है, खराब नहीं होता, संरक्षित रहता है। तो एक भंडारण का एक अच्छा साधन है हमारे पशु, जिनसे दूध हमें मिलता है। तो जानवरों से हमें दूध के अलावा और भी क्या मिलता है, मांस भी मिलता है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, तो जानवरों का आज किस में उपयोग होता है बच्चों, जो पहले होता था वही, जैसे बोझा ढोने में, मांस में, या उसकी हड्डियों से औजार बनाने में, या उसकी खाल व चमड़े से कोई चीज़ें बनाने में क्या है, हम जानवरों का प्रयोग करते हैं। भोजन के रूप में दूध, दही, मक्खन, घी में तो इनका प्रयोग होता ही है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अब हम मानचित्र 2 देखेंगे, जिसमें क्या है, पुरातत्वविदों द्वारा पुरास्थलों को दिखाया गया है। अब पुरातत्वविदों को क्या है बच्चों, शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। कौन से उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, आधुनिक कश्मीर है, पूर्वी तथा दक्षिण भारत है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों तथा पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन किया गया है। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं कि ये हड्डी कौन से जानवर की रही है। अब नीचे तालिका दी गई है बच्चों, इससे हमें अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियां कहाँ कहाँ मिली है वो जानकारी दी गई है। तो एक बार इस पर नजर डालते हैं। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी कहाँ मिले हैं, ये मेहरगढ़ में, आधुनिक पाकिस्तान में जो है अब। दूसरा, चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कहाँ मिले हैं, कोल्डी हवा, जो अब आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं, किसके, मवेशियों के। कहाँ मिले हैं ये, महागढ़ा, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। गेहूं और दलहन कहाँ पाया गया है, गुफकराल, जो आधुनिक कश्मीर में है। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी कहाँ मिले हैं, बुर्ज होम, आधुनिक कश्मीर में जो है। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, चिरांद, जो आधुनिक बिहार में है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर कहाँ मिले हैं, हल्लूर, जो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर कहाँ मिले हैं, पय्यमपल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको याद करना होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ मिली है, इन चीज़ों के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, और मैप में ये आपको पता भी होना चाहिए। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं उनमें से ये तो बच्चों सिर्फ कुछ ही हैं। ऐसे बहुत से पुरास्थल मिले हैं जहाँ पे अनाज और हड्डियों के अवशेष मिले हैं। अब एक जगह बसने के साथ ही उसका क्या है, स्थायी जीवन शुरू हो गया था। अब पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों तथा घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, जो वर्तमान कश्मीर में है। वहाँ पे लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। कि गर्तवास किसे कहते हैं, जो गड्ढों के नीचे घर बनाए जाते थे उन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। तो क्यों बनाए होंगे उन्होंने गर्तवास बच्चों, ठंड के मौसम से बचने के
लिए। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली है। ऐसा लगता है लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो अब जो नवपाषाण युग के जो औजार है बच्चों, वो कैसे थे? पैने थे और धार वाले थे, धारदार थे। और जो पुरापाषाण युग के उपकरण है वो पैने नहीं थे और उनकी धार भी तेज नहीं थी। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। तो नवपाषाण काल में घर बसाकर जब उसने रहना शुरू किया, तब उसने ये जो पत्थर के औजार थे, ओखली और मुसल, उसका भी अनाज पीसने के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और बच्चों, मजेदार बात यह है कि जो नवपाषाण काल में जो आदि मानव यूज करता था, जो प्रयोग करता था जिन चीज़ों का, ओखली और मुसल का, उनका हम अब हजारों साल बाद भी प्रयोग अनाज पीसने के लिए करते हैं। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण, अब प्रस्तर युगीन क्या है? पत्थर युग का, पत्थर युग के औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। यह नहीं है कि जब प्राचीन युग में पत्थर के औजार प्रयोग किए जाते थे वह अब नहीं किए जाते, ऐसा नहीं है बच्चों। अब भी उन पत्थर के औजारों का हम प्रयोग करते हैं। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण मतलब बच्चों, उनको सुंदर बनाने के लिए उन पे चित्रकारी आदि की जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो कपड़े बुनने लगे थे, तो कपड़ा किससे बनाते थे वो लोग? कपास। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? उस समय में आदि मानव ने जब स्थायी जीवन रहना शुरू कर दिया, स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, तब उसने कपास भी उगाना शुरू कर दी थी। तो बच्चों, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या ये बदलाव हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है बच्चों, एक साथ कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। धीरे धीरे क्या है, यह परिवर्तन आते हैं। कुछ जगहों पे क्या है, पुराने तौर तरीकों से ही जीवन जिया जाता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बदलाव जो है जल्दी स्वीकार किया जाता है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। ऐसा नहीं है कि जब आदि मानव ने खेती करना शुरू कर दिया तो उसने एकदम से शिकार या भोजन संग्रह करना बंद कर दिया। ऐसा नहीं था बच्चों। कुछ जगहों पे, कुछ क्षेत्रों में अभी भी शिकारी और भोजन संग्राहक मिलते थे। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अन्य रीति रिवाज, पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है। इनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। तो जनजाति किसे कहेंगे? ऐसे कृषक और पशुपालक समूह जो पुराने रीति रिवाजों को, जो प्रचलन में रहे हैं, उन रीति रिवाजों को मानते आ रहे हैं, उन्हें हम जनजाति कहते हैं। उन्होंने क्या है, नई व्यवस्थाओं को, नए रीति रिवाजों को अभी नहीं अपनाया है। अब जनजाति के बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों। प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, अब ये महिलाओं का काम है बच्चों। क्या क्या काम करती थी महिलाएं? जमीन तैयार कर बीज बोने,
पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम करती थी। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कुटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और क्या विशेषताएं हैं उनकी बच्चों? कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे कौन होते हैं जो नेता लोग होते हैं? अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। अगली विशेषता क्या बता रखी है? जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। उनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। अगली विशेषता है जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। यह नहीं कि किसी की व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती हो। इन चीज़ों पर क्या है? सबका सार्वजनिक हक माना जाता है। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता। जैसे हमारे समाज में ज़्यादा अंतर पाया जाता है बच्चों, इनके जनजातियों के समाज में गरीब और अमीर में कोई खास अंतर नहीं होता है। लगभग सभी बराबर हैसियत रखते हैं। इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। अब हम सूक्ष्म निरीक्षण में पढ़ेंगे मेहरगढ़ में जीवन व मृत्यु। अब मेहरगढ़ कहाँ था बच्चों? हमने देखा था मैप में, पीछे जाकर आप देख सकते हैं। मेहरगढ़ ये आधुनिक पाकिस्तान में है। और यहाँ पे सबसे पहले क्या है? उस एरिया में, उस क्षेत्र में सबसे पहले कृषि यहीं करना शुरू किया था। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण, सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल है। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली है। इसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली है। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। तो शुरुआत में क्या है? इन्होंने क्या है, यहाँ पे जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिलती है शुरुआती स्तर में, जैसे स्तर 4 पे। लेकिन बाद के स्तरों में क्या है बच्चों? भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली है। तो इससे क्या अंदाजा लगता है कि बाद में भेड़ और बकरियाँ पाली जाने लगी थी। अब मेहरगढ़ में जो घर थे बच्चों, उनके जो घरों के अवशेष मिले हैं वो किस आकार के मिले हैं? चौकोर तथा आयताकार के। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो अब गांव की क्या विशेषता है? गांव की विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। जैसे शहरों में अधिकतर किस काम में लगे होते हैं लोग? जो सेवा का काम होता है, उसमें सेवा कार्यों में, तृतीय कार्य में लगे होते हैं। अब ये पहले और बाद के स्तर क्या है बच्चों, इनके बारे में पढ़ते हैं। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन सा स्तर पहले का है और कौन सा बाद का? तो इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे बच्चों। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन क्या है? धीरे धीरे ऊंची होती रहती है। जैसे शुरुआत में क्या है? इतनी ऊंची हुई, फिर क्या है? इतनी ऊंची हुई, फिर और जमता गया सामान और इतनी ऊंची हो गई, और लास्ट में ये इतनी दिखा रखी है। अब ये वर्तमान पे इतनी ऊंची हो चुकी है।
और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे स्तर 2 और 3 को देखो और बताओ कि कौन सा सबसे ज़्यादा पुराना है। तो 2 और 3 में सबसे पुराना कौन सा हुआ? 3 का जो स्तर है बच्चों वो पुराना है। अब इन सब में 1, 2, 3, 4 में से अगर हम देखें तो सबसे पुराना कौन सा है? 4 का स्तर सबसे पुराना है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? ये मेहरगढ़ के चौकोर घर को दिखाया गया है जिसमें क्या है? 4 कमरे दिखाए गए हैं। सगे संबंधियों की मृत्यु के बाद लोग उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अब ये मेहरगढ़ की बात हो रही है बच्चों कि मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिनमें मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा होगा। तो क्यों दफनाया गया होगा बकरी को बच्चों? कि उसे परलोक में, दूसरे लोक में मृत आदमी को भूख लगती होगी और उसे भोजन की ज़रूरत होगी, तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके साथ क्या है? बकरी को भी दफना दिया गया है। तो ये क्या है? ये आदमी है और इसके साथ क्या है? ये बकरी को दफनाया गया है। तो ये मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है। दाऊजली हेडिंग, मेहरगढ़ का पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे दाऊजली हेडिंग। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मुसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। अब मुसल अगर खरल और मुसल है तो इसका मतलब क्या है? इसमें अनाज पीसते होंगे। अनाज पीसते होंगे तो इसका मतलब क्या है? वह अनाज उगाते भी होंगे। साथ ही यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। तो इससे क्या अंदाजा लगता है कि उस समय में लोग एक जगह से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में भी जाते थे, आयात व निर्यात भी करते थे। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठाश्म, काष्ठाश्म क्या होता है बच्चों? बहुत पुरानी लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई हो के औजार और बर्तन भी मिले हैं। तो ये हमने हमारे देश के बारे में, हमारे देश के आसपास के एरिया के बारे में पढ़ा। अब हम अन्यत्र में पढ़ते हैं बाकी देशों के बारे में। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय बच्चों पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। तो तब ये आयात व निर्यात कैसे करते थे बच्चों? ये लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो अब ये पूछ रहा है कोड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा? तो क्या उपयोग होता होगा बच्चों? आभूषणों व गहनों में इनका उपयोग करता होगा। हाँ तो बच्चों आपको पाठ समझ में आ गया होगा और अब आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।